मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पहला इंस्पिरेशन ये था कि जो 2 दिन पहले नेपाल में जो इवेंट्स हुए थे जिसमें पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुआ था नेपाल में, वो हमारे लिए इंडिया के लिए एक वार्निंग साइन है। और इससे हमको इस ये क्या हुआ इसके पीछे जो मॉडस ऑपरेंडी है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको इसको हम फिफ्थ जनरेशन वारफेयर कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वारफेयर है वो ये है कि एक प्लेन आता है, एक कंट्री को बॉम्ब करता है और मिसाइल्स दागे जाते हैं और डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वारफेयर है। तो इस फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में क्या होता है कि हम सिटीजन्स के माइंड को मैनिपुलेट करके उसके कंट्री को डिस्ट्रॉय करना। हम सिटीजन्स को एक वेपन के रूप में यूज करते हैं। दैट इज हम सिटीजन्स के माइंड को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके हम सिटीजन्स को उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन वारफेयर का मॉडस ऑपरेंडी। तो कैसे हम सिटीजन्स को, जैसे नेपाल में हुआ था, सिटीजन्स को वेपन बनाया, सिटीजन्स को ऑर्गेनाइज किया, एक हैशटैग दिया वेक अप नेपाल, बहुत स्लीक कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज किया और सिटीजन्स को मैनिपुलेट करके हमने वहाँ पे नेपाल में डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्शन करवाया। दैट इज फॉरेन एजेंसीज ने। मेरा सस्पिशन तो हर वक्त अमेरिकन यूएस फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन ही है, क्योंकि ये कलर रेवोल्यूशन की तरह ये बहुत सारे कंट्रीज में ये हुआ है और नेपाल में भी हो रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन वारफेयर, अगर हम एक कंट्री के सिटीजन्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं साइकोलॉजिकली, तो हम एक फेक इश्यू को लेकर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उस कंट्री को मेटिकुलसली स्टडी करो और उस कंट्री के जेन्युइन प्रॉब्लम्स को समझो। ये नहीं कि वो ऐसे ही कोई फेक ग्रीवियंस उठा के, नहीं, रियल इंसिडेंट्स को। अब नेपाल का जो रियल ग्रीवियंस लोगों में है वो है नेपाल के करप्शन। ये कहाँ पे जिनके पास पैसा है उनके पास खूब पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और जो अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास की जो करप्शन है वो एक रियल जेन्युइन इशू है। ऐसा नहीं है कि कोई फेक इश्यू को उठाया है। तो जेन्युइन इश्यू को बड़े अच्छे मार्केटिंग यूज करके और अच्छे स्लीक वीडियोस बना के, अच्छे से हैशटैग बना के पॉपुलेशन सोशल मीडिया में फ्लड करो। अब हमको समझने की बात ये है कि सोशल मीडिया अमेरिकन इंटेलिजेंस के हाथ में, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंट्रोल में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंट्रोल में। तो इनको और उसके एल्गोरिदम को कंट्रोल करेंगे तो हम उस सिटीजन के माइंड स्पेस पे हम इंटर कर सकते हैं। तो करप्शन को यूज करके उन्होंने उसको अ, नेपाली माइंड स्पेस में वो लोग एंटर किए। और उसके बाद एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजिंग टूल्स और एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट करके लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल को स्ट्रीट में एक ही दिन में ले आने का प्रयास। तो ये बांग्लादेश में भी यही हुआ। जेन्युइन इश्यू को, यानी कि फेक इश्यू, रियल ग्रीवियंसेस को यूज करके अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को यूटिलाइज करना और सिटीजन्स को वेपनाइज करना। नेपाल पार्लियामेंट सेट ऑन फायर, पीएम रिजाइंस। तो दिस इज इंफॉर्मेशन वारफेयर, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। इसमें ना F-16 की जरूरत है, ना कोई पैट्रियट मिसाइल की, ब्रह्मोस मिसाइल की, किसी की कुछ जरूरत नहीं है। सिटीजन्स ही मिसाइल्स बजाते हैं और उसी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को ब्रेक डाउन करते हैं। इसे उनको जो जो इसके मास्टरमाइंड होते हैं उनको ना करप्शन से लेना देना, ना उनको पॉवर्टी से लेना देना, ना गरीबों से लेना देना, कुछ नहीं। उनके सिर्फ कुछ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होती है, उसको फुलफिल करना और पब्लिक को मैनिपुलेट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना। यही होता है इंफॉर्मेशन वारफेयर। तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर, ये माइंड मैनिपुलेशन, इसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड, सिटीजन का माइंड को हम एक वेपन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो हमको ना F-16 की ज़रूरत है ना कुछ। बिना F-16 के सिटीजन के साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करके हम इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन वारफेयर या फिफ्थ जनरेशन
वारफेयर। एंड इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो बाय अर्पित शर्मा ट्विटर में ओपनली इंडियन यूथ को उकसा रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ वो इंडिया का पार्लियामेंट भी जला हुआ, और इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को भी अटैक करो, क्या कर रहे हो, तो नेपाल के लोगों को देखो, तो ये दिस इज इंफॉर्मेशन वारफेयर। अर्पित शर्मा इज एंड ऑल द पीपल लाइक दैट, वो सब ओपनली इंडिया के ओपन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हुए वायलेंस के आह्वान कर रहे हैं, और ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का एक तरीका है। तो मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि नेपाल यूथ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट नेपोटिज्म, और ये लोग नेपो किंग इन चीफ राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। तो ये लोग जो हैं दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, इस देश को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करने को नहीं कह रहे। हमारे देश में किसी भी कंट्री को के पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करने का हमारे पास राइट है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को अपोज करने का राइट है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट जो भी कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जम के विरोध करो, बहुत जम के प्रोटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट का आवाज़ नहीं हो रहा है। बर्न जो नेपाल में किया वो इंडिया में करो। तो नेपाल में क्या किया, प्रोटेस्ट नहीं किया ना, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को जलाए। तो एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, तो दैट इज वॉरफेयर। तो F-16 की क्या जरूरत है, ऐसे लोग हैं ना, ये लोग F-16 का काम तो अर्पित शर्मा ही कर रहा है, हमको F-16 या मिसाइल्स की क्या जरूरत है। हमने हमारे देश के अंदर ही पाल रखे हैं मिसाइल्स, है, तो ये है इंफॉर्मेशन वारफेयर। एंड इंडिया में क्यों इंफॉर्मेशन वारफेयर, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसका दो रीजन है। सोशल मीडिया में रामचंद्र गुहा ने जो कहा, ये हिंदू पोस्ट का बहुत बड़ा एक बढ़िया एक ट्वीट था। रामचंद्र गुहा ने कहा था, द इंटरनेट हिंदू इज अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडियन हु goes up, gets up dawn, has a glass of cow's milk, prays to the sun god, and begins scanning cyberspace for that day's secular analysis। तो मजाक बना रहा है इंटरनेट के हिंदू एक्टिविस्ट का, लेकिन वन ऑफ द रीजंस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अनसक्सेसफुल हो रहा है वो ये इंटरनेट हिंदूज की वजह से, क्योंकि सिस्टमैटिकली एक्सपोज कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ओप इंडिया ने नेपाल के जो रेजिम चेंज था उसके पीछे जो लोग हैं, हामी नेपाल, उनके जो लिंक्स विद वेस्टर्न एनजीओज एक्सपोज किए। तो ये कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं है, इनके पास फेसबुक है, इनके पास अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और इनके पास एनजीओ नेटवर्क है, वेल फंडेड है। ये लोग जो इसके पीछे जो एनजीओस है वो सब वेस्टर्न वेल फंडेड है। इनको पता है कैसे 1 लाख लोगों को स्ट्रीट्स में लाना है, किस तरह से सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करना है। और विजय और ये उस आर्टिकल में ये जो स्पॉन्सर्स थे उसके जो बैकग्राउंड है हामी नेपाल के, वो सब इस आर्टिकल में दे रखा है, बट इसको डिस्कस करना इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन इस इंफॉर्मेशन वारफेयर को अपोज करना है तो हमको इंफॉर्मेशन यूज करके अपोज कर सकते हैं, दैट इज हमको इंटरनेट में ही इसको अपोज करना है। और दूसरा बड़ा रीजन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हर उसका नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला है, और किसी भी तरह का मास मोबिलाइजेशन को अपोज करने का, एटलीस्ट उसका एक काउंटरवेट बनाने का, पूरी तरह तो अपोज नहीं कर सकते लेकिन काउंटरवेट बनाने का एक एटलीस्ट एक एंटीडोट इंडिया में है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के अगेंस्ट काम करता है। तो इंफॉर्मेशन वारफेयर अनसक्सेसफुल होने का दो बिग रीजन है, इंटरनेट हिंदू एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये डिस्टेबलाइजेशन पहले भी हुआ था सीए का, उसमें अगर किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करना है ऐसे लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट यूज ऑफ वायलेंस डिस्टेबलाइज करो। शारजिल इमाम का जो स्टेटमेंट था कि चिकन नेक को ब्लॉक करो, इन नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करो, ये सब मिलिट्री टॉक है, दिस इज नॉट प्रोटेस्ट, ये एक अटैक है। और डिस्टेबलाइज करो, 2/3 ऑफ इंडियन सिटीज में कम्युनल राइट्स फैलाओ ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाए, तो ये सब इंफॉर्मेशन वारफेयर है। क्यों, जैसे नेपाल में जेन्युइन इश्यू था
करप्शन इंडिया में, करप्शन एक जेन्युइन इशू है, फार्मर्स के एक रूरल डिस्ट्रेस एक जेन्युइन इशू है। ये कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है। इंडिया इज अ परफेक्ट कंट्री, इंडिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, और उसके सॉल्यूशंस की बहुत ज़रूरत है। तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर में ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स को ही उठाया जाता है, ऐसा नहीं है कि फेक इश्यूज को उठाया जाता है। तो जो जेन्युइन डिस्ट्रस्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में, तो इसको भी एक्सप्लॉइट करो ताकि इंडिया को डिस्टेबलाइज करो। तो ये जो भी वीक पॉइंट्स है एक कंट्री का, उसको स्टडी करके उसको एम्पलीफाई करो। ये नहीं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं एम्पलीफाई कर रहा है, उस प्रॉब्लम को यूज करो ताकि उनको F-16 की या मिसाइल्स की जरूरत ना पड़े। सिटीजन्स ही काम करेंगे उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिटीजन के माइंड को वेपनाइज करो, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। और इस फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बहुत काम आता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा फिलॉसफी था कि सोसाइटी को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको स्मैश करना है। एक करप्ट सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करो और उसके एशेस में से एक नया सोसाइटी बनाओ। ये एक्चुअली बहुत रोमांटिक, एक बहुत अपीलिंग आइडिया है स्पेशली यंगस्टर्स को। हाँ सही बात है ना, करप्ट लोग हैं, सबको मार दो और सब ठीक कर देंगे। ये जो वायलेंट लैंग्वेज है ये बहुत अपील करता है। तो लेकिन क्या ये जेन्युइन चेंजेस आती है? तो चाइना ने किया, लेकिन चाइना ने स्मैश किया, और लेकिन वहाँ पे फेमाइंस, माओइस्ट फेमाइंस आई, और उनको मार्क्सिस्ट छोड़ के कैपिटलिज्म लेना पड़ा। उसके बाद जाके चाइना नंबर 2 इकोनॉमी बने वर्ल्ड के। तो सोशलिज्म से तो नंबर 2 इकोनॉमी नहीं बन पाई ना। तो ये स्मैश करके क्या पाते हो कि आप एक करप्ट एलाइट को बाहर निकाल के दूसरे करप्ट एलाइट को लाते, दैट्स इट। अगर आपने नेपाल में स्मैश करके डिस्ट्रॉय कर दिया, जो नेक्स्ट एलाइट आएगा वो भी करप्ट ही होगा। तो करप्शन विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड स्मैशिंग करके। तो ये एक मार्क्सिस्ट फैलेसी है, और इस मार्क्सिस्ट फैलेसी यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर में, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में, ये मार्क्सिस्ट जो रहता है ये बहुत यूजफुल होता है ये कंट्री को डिस्टेबलाइज करना। तो ये बहुत आयरॉनिक है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस लेफ्ट लूनेटिक्स को यूज करते हैं, एंड हर फॉरेन कंट्रीज इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए मार्क्सिस्ट स्मैश देम नो रिफॉर्म आइडियोलॉजी को यूज करते हैं। तो हमको वो नहीं चाहिए। अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में इंडिया के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो रूरल डिस्ट्रेस है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इनइक्वालिटी है, इंडिया में प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली है। नोबडी कैन सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम्स, कोई मैजिक वैंड किसी के पास नहीं है। तो हम स्मैश करने के बजाय हमको पॉजिटिवली अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है। हमको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को मिनिस्टर बनाने की कोशिश करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वही तो हुआ था। मनोहर पारिक जैसे व्यक्ति इंडियन के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर बने, उसकी वजह से हमको S-400 मिला, उसकी वजह से हमको ऑपरेशन सिंदूर अच्छे से हमको कैरी आउट कर सके, क्योंकि गुड क्वालिटी पॉलिटिशियंस हमारे को लाना है सोसाइटी के अंदर से। ये नहीं कि सब लोग करप्ट हैं जला दो। हमको इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है, और हमारे कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सॉल्व करना है। तो इसलिए ये नेपो किड्स की जो बात है, जो उन लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है, वो ठीक ही आर्ग्यूमेंट है। नेपाल में बहुत करप्शन है, लेकिन स्ट्रीट्स में आके स्लोगन्स चला के कुछ सॉल्व नहीं होगा। उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमको लीडर्स बनना पड़ेगा, हमको इस देश को, अपने देश को संभालना पड़ेगा, पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। ये वायलेंस यूज करके फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के टूल्स या पॉन्ड्स नहीं बनना है। तो मेरा फाइनल मैसेज ये है कि से नो टू द फोर्सेस ऑफ एनार्की। वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है। तो इंडिया में भी आ रहे हैं ये लोग, इंडिया में भी एक्टिव हैं, तो सतर्क रहना है और इंडिया के डिस्टेबलाइजेशन को स्टॉप करना है। नेपाल से सीखना ये है कि कैसे फिफ्थ जनरेशन वारफेयर यूज़ किया जा रहा है, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, और कैसे बांग्लादेश में भी वो सेम यूज़ किया जा रहा है। ना बांग्लादेश इससे अच्छे से उभर के आएगा, ना नेपाल की इकोनॉमी भी इससे नीचे जाएगी, और लोगों की पॉवर्टी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इस तरीके से भड़काऊ
सोशल मीडिया कैंपेन से बचो और अपने देश को इस अटैक से बचाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।